हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूबीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज मेरा नाम है किरण चौहान। दोस्तों यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं घटना तो गाइज यहाँ हम जो मैगजीन्स आती हैं दो, जो एवरी मंथ आती हैं, योजना और कुरुक्षेत्र। तो अभी हम योजना कर रहे हैं गाइज, और वो भी हमने अगस्त से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगस्त से 2021 से हमने स्टार्ट किया है। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम क्या है इसके आगे का पार्ट करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइज। चलिए फिर हम क्या करते हैं, जो पार्ट हम कर चुके हैं उससे आगे का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका जो मेन टॉपिक है ना गाइज, मतलब किस पे डिपेंडेंट है, मतलब क्या है इस जो ये अगस्त 2021 की है, तो इसमें लोक प्रशासन के बारे में क्या है दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक बार। चलिए गए यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि इस अंक में हम क्या क्या देखने वाले, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस जो टॉपिक हम कर चुके हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। एक तो हमने कल किया था स्टार्टिंग का, तो हमने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की रणनीति। ये तो कुछ खास नहीं था। भारतीय जो आपका प्रशासन तंत्र हो गया, और आपका एक टॉपिक है यहाँ प्रशासनिक सेवाओं से मिलती गति, ये हो चुका है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन में ईमानदारी, आगे अब पेज नंबर 16 से हम करते हैं 55 तक के इसमें पेजेस हैं, जो कि आपके कुछ ही वीडियोस में हो जाएंगे ख़त्म। ये धीरे धीरे हम करते रहेंगे। इससे ये होगा कि आपको हर मंथ की जो है ना मैगजीन, लेकिन ये योजना कुरुक्षेत्र मिल जाएगी। ये उनके लिए है जो जिनको नहीं मिल पाती बुक्स। ठीक है, चलिए गए फिर अब क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो गैस जो आज हम इसमें टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्या है, आपका शासन में ईमानदारी। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें लिखा है कि जैसे यहाँ लिखा है कि शासन जैसी बुराइयाँ कहाँ से उत्पन्न होती है, ये कभी ना खत्म होने वाले जो है लालच से आती हैं। ठीक है, और भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए इस लालच के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और मैं क्या दे सकता हूँ की भावना से इस स्थिति को बदलना होगा। मतलब जो भी है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि आपका लिखा है इसमें लिखा है आचार नीति ऐसा मानक है जो व्यक्तियों के व्यवहार, उनकी जो पसंद होती है, उनके कार्यों का जो है कार्यों को निर्देशित करने में मदद करता है। ठीक है, ये बहुआयामी है क्योंकि यह अधिकारों, दायित्वों, निष्पक्षता, गुणों आदि की अवधारणा सहित समाज की जो मूल्य प्रणाली है उसका मतलब मूल्य प्रणाली द्वारा संचालित होता है। ये जितनी भी चीजें हमने बताई वो सारी। फिर इसमें लिखा है आचार नीति और ईमानदारी जो है लोक प्रशासन प्रणाली का जो है की आधारशिलता है। और आज की दुनिया में जब सरकारें देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जो सरकारी तंत्र है और उसमें कार्य कर रहे जो कर्मियों की भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वे जो कानून और नियमों के सूत्रधार और जो है प्रवर्तक दोनों हैं। कौन? जो आपके जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, सरकार हो गई, सरकारी तंत्र या उसमें काम करने वाले आपके कर्मी हो गए। ठीक है, तो इसमें लिखा है दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना और दूसरों के लिए स्वयं के आधिपत्य को सुगम बनाने वाले जो है मूल्यों को कम समय में आसानी से आत्मसात नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके लिए सोच में बदलाव को जीवन भर विकसित करने की आवश्यकता होती है। इतना आसान नहीं होता है, बहुत बड़ा टाइम चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है, अब लिखा है जिम्मेदारी और क्या है जवाबदेही। आचार नीति के अभिन्न क्या है अंग होते हैं। दो चीजें, क्या? जिम्मेदारी और जवाबदेही। तो कानूनों और नियमों के की जो प्रकृति है उसके माध्यम से जवाबदेही लागू की जाती है। किससे? कानून और नियम से जवाबदेही लागू की जाती है और समाज के नैतिक विचारों पर आधारित है। ठीक है, अब लिखा है कई देशों में इसके मंत्रियों, विधायकों, सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता, आचार नीति निर्धारित की गई है। और लिखा है ब्रिटेन में मंत्री स्तरीय संहिता, अमेरिकी सीनेट के आचार संहिता और कनाडा में क्या मंत्रियों के लिए मार्गदर्शिका है। और स्पेन में आपका है मंत्रियों और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके लिए सुशासन संहिता है। मतलब ये चीज़ें इनके लिए हैं, मंत्रियों के लिए हैं, अधिकारियों के लिए हैं। ठीक है, जैसे इसने कह दिया कि स्पेन में आपके पास सुशासन संहिता है। ठीक है, वैसे अमेरिका में भी है आपके पास मार्गदर्शिका है। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब लिखा है इस लेख में
विशेष रूप से भारत के संदर्भ में लोक प्रशासन में आचार नीति की अवधारणा और संस्थागत तंत्र द्वारा ईमानदारी सुनिश्चित करने के तरीके के बारे में पड़ताल करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और इसके खंड 1 में आचार नीति की अवधारणा और इस पर विचार किया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या बात हो रही है, आचार नीति की बात हो रही है। तो इसमें लिखा है कि विचार किया गया है कि लोक प्रशासन में नैतिकता की जो पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने के लिए इसे विभिन्न कानूनों, नियमों, विनियमों में कैसे जो है प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, मतलब कानून बनाए जाए, नियम बनाए जाए, विनियम बनाए जाए। ठीक है, ये सारी चीजें लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, खंड 2 में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का वर्णन किया गया है। खंड 3 में क्या है, आपका देश में शासन में ईमानदारी को मजबूत करने के लिए संस्थागत और विधायी ढांचे की चर्चा भी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है, खंड 1 जो हम अभी देख के आए कि शॉर्ट में कि खंड 1 में क्या है, खंड 2 में क्या है। तो खंड 1 देखते हैं गाइस, इसमें लिखा है अवधारणा। तो इसमें लिखा है एथिक्स। देखिए ये सारी चीज़ें आपको ना पेपर 4 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो इसमें लिखा है अवधारणा यानी एथिक्स यानी आचार नीति शब्द मूल ग्रीक शब्द किससे, एथिकोस से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है, आदत से उत्पन्न होना। अब लिखा है निसंदेह संस्कृति, मूल, चरित्र, सही गलत का ज्ञान, नैतिकता की जो है आपकी सर्वोत्कृष्टता निर्धारक है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब लिखा है कि साथ ही नीति परक शासन सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं, संस्थागत ढांचे की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता और आचार नीति केवल उच्च नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं होती है। इसका संबंध क्या है, सार्वजनिक पदाधिकारियों को उनके चूक के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने के लिए तंत्र से भी है, मतलब ऐसा कोई तंत्र भी हो। ठीक है, अब लिखा है भ्रष्टाचार निवारण समिति 1964। तो इसे क्या है, संथानम समिति के नाम से भी जाता है, ये आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, संथानम समिति। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है आगे, इसमें लिखा है नैतिक तत्परता की कमी जो हाल के वर्षों की एक विशिष्ट विशेषता रही है। क्या, नैतिक तत्परता। ठीक है, शायद ये सबसे बड़ा एकमात्र कारक है जो ईमानदारी और दक्षता को मजबूत परंपराओं के विकास में बाधा डालता है। ठीक है, आगे बढ़ते गए। तो इसमें लिखा है पदाधिकारियों को जो जनता के विश्वास और सम्मान जनता के विश्वास और सम्मान मिलता है, वह काफी हद तक सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। तो कैसे आगे लिखा है कि सत्यनिष्ठता, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता के प्रमुख सिद्धांतों का पालन हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसा बढ़ाता है। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। सरकारी पदाधिकारियों का आचरण सभी परिस्थितियों में क्या है, निंदा से परे होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ एथिक्स में आ रही है गाइस, और आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी पेपर 4 के लिए भी, निबंध के लिए भी, और भी बहुत जगह। अब लिखा है उसके पश्चात यह व्यक्तिगत आचरण में कोई भी कमी उसकी जो है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और काम की गुणवत्ता की प्रतिकूलता को प्रदर्शित करती है और उसके कार्य के बारे में संदेह पैदा करती है। ठीक है, आगे लिखा है कि जो शासन में आचार नीति की बात करते हैं यहाँ पे, तो कुछ पॉइंट्स में लिखा है ये, जैसे कि आपका हो गया नैतिकता का जो है पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें क्या, संस्कृति की बात करते हैं हम, इसमें मूल्यों की बात करते हैं, लाइक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी की बात करते हैं इत्यादि, और हितों का जो आपका टकराव है उसकी बात करते हैं। अब लिखा है विधायी और प्रशासनिक तंत्र की अगर बात करें तो मंत्रियों के लिए जो है आचार संहिता होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करें, ऐसा कुछ। फिर लिखा है सिविल सेवकों के लिए भी आचार संहिता होती है कि उसी एक जो है ना दायरा, एक सीमाएं होती हैं, उसके अंदर या उसके अकॉर्डिंग या नियम विनियम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाए। फिर लगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया आपका, ये भी हम देख रहे हैं, और इसमें सूचना का अधिकार, ये सारी चीजें इन्हीं लोगों के लिए लाई गई हैं ताकि गाइस जो है शासन प्रशासन जो भी है ना उसमें क्या है आपकी ईमानदारी, पारदर्शिता, ये सारी चीजों को लाया जा सके। फिर लिखा है संस्थागत तंत्र। तो इसमें जैसे कि क्या आ गया, आप जानते हैं लोकायुक्त आ गया, लोकपाल लोकायुक्त वाला हिसाब किताब आ गया। तो इसमें लिखा है सीबीसी भी हम इसीलिए लाए और सीबीआई भी हम इसीलिए लाए।
ताकि इन चीज़ों को ना बनाए रखा जा सके कि कहीं से कोई भ्रष्टाचार ना हो या कोई मतलब इन सब चीज़ों से दूर हटके जो है शासन प्रशासन सही तरीके से जो है अपनाया जा सके या उस पर कार्य किया जा सके। फिर लिखा है कि जो आचार नीति है मानव चरित्र और जो है आचरण से संबंधित है और ये सभी प्रकार के झूठ की निंदा करती है। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है सेकंड ARC वाला जो है आपका, उसने आचार नीति पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में शासन में नैतिकता के सिद्धांत का सुझाव दिया और कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखा है। तो वैसे यहाँ लिखा है, इन्होंने क्या कहा, इसमें लिखा है नैतिक व्यवहार के किसी भी तंत्र में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए। तो इसमें लिखा आचार नीति मानदंड और आचरण को जो है संहिताबद्ध करता है और सार्वजनिक हित और जो है व्यक्तिगत लाभ के बीच क्या है टकराव से बचने के लिए व्यक्तिगत हित का खुलासा करता है। और फिर उसके बाद क्या है प्रशासनिक संहिता लागू करने के लिए एक तंत्र बनाना, ये सारी चीजें कही गई। फिर लिखा है किसी सार्वजनिक अधिकारी की पद के लिए योग्यता और अयोग्यता के संबंध में मानदंड निर्धारित करना मूल्य समाज के सभी सदस्यों को मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक सितारों के रूप में कार्य करते हैं और सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे उनका सम्मान करें, पालन करें। चूंकि वे संहिताबद्ध नहीं है और क्या व्याख्या पर आधारित है, इसलिए टकराव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, साथ ही संस्कृति सभ्यता में सही और गलत की जो है पहचान वो गहराई से निहित है और समाज का लोकाचार और विश्वास और भरोसा के वातावरण का निर्माण करने वाले नागरिकों के व्यवहार के तरीके से जो है तैयार किया गया है। ठीक है, सत्यनिष्ठा को आचरण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक क्या है समग्र अवधारणा के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए, आचरण के जितने भी पहलू हैं सभी को समाहित किया जाए और वित्तीय ईमानदारी तक जो है सीमित नहीं होना चाहिए कि भैया वित्त मतलब ईमानदार हो भैया और आगे की चीज पे ध्यान ही ना दी जाए, बस ईमानदारी मतलब पैसों से रिलेटेड हो, बाकी इस पे ध्यान ना दिया। हर चीज़ आचरण भी आपका बहुत ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें लिखा है आचरण के विभिन्न वैल्यू मतलब अलग अलग पहलू हैं, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। लिखा है सार्वजनिक पद को एक क्या है ट्रस्ट के रूप में माना जाना चाहिए जो पद धारकों पर बहुत अधिक जिम्मेदारी डालता है और उन्हें समाज के प्रति जवाबदेह बनाता है। अब लिखा है नीति परायणता की शक्ति और सत्यता को बनाए रखने की क्षमता भीतर से आनी चाहिए। ईमानदारी केवल एक सरकारी आदेश से निकलने वाला जनादेश नहीं होता है। सत्यनिष्ठा के लिए क्या है सार्वजनिक पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्ट है, इसको देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन लिखे हैं। फिर यहाँ पे नोडल होगा इसी समितियां हैं और इसमें लिखा है नहीं नोलन है शायद, इसमें लिखा है स्पेन की सुशासन संहिता। ठीक है, तो गाइस एक बार हाँ चलिए ये जो पैराग्राफ हमारा चला ना उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने यहाँ क्या सत्यनिष्ठा के लिए जो है सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का जो है जिम्मेदारी से निर्वहन करते हुए उचित परिश्रम करने, जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने और अपने काम को करने और सरकारी संस्थानों को क्या है संभालने में ईमानदारी होनी आवश्यक है। ये सारी चीजें जरूरी हैं गाइस। तो वैसे यहाँ लिखा है तदनुसार किसी भी परिस्थिति में जो है अधिकारी पद का उपयोग जो है किसी निजी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों को जो है हितधारकों के साथ अपने संबंधों के बारे में क्या सावधान रहना चाहिए जो समाज के सर्वांगीण बेहतरी के लिए क्या है निष्पक्ष रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें क्या है जोखिम में डाल सकते हैं। तो इन सब से बच के रहना चाहिए, मतलब इतना इन लोग को पता होना चाहिए। फिर लिखा है कि जो निर्णय कभी भी समाज के कुछ चुनिंदा और विशिष्ट वर्गों के लाभ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। ये गाइस क्या जैसे हम कहते हैं ना सर्वोदय, तो सभी का उदय, तो ये सभी के लिए होना चाहिए, किसी एक
वर्ग विशेष के लिए ना हो। फिर लिखा है भारत सरकार ने एक आचार संहिता निर्धारित की है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मंत्रियों पर लागू होती है। ठीक है, गुड। फिर इसमें क्या है आपका अन्य बातों के साथ साथ क्या है मंत्रियों द्वारा उनकी जो संपत्ति है उनकी देनदारियों का खुलासा हो गया, खुलासा करने और सरकार में शामिल होने से पहले जिस व्यवस्था में थे उससे सभी संबंध जो है विच्छेद करने और स्वयं या सदस्य आदि के लिए कोई योगदान या उपहार स्वीकार नहीं करने की बात कही गई है। गाइस मतलब ये है कि उनके बारे में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए और किसी से कोई उपहार पैसा मतलब ये सब तो ऐसा कह सकते हैं कि रिश्वत है कि ये सब चीज़ें नहीं जो है आपको उपहार एक तरीके से रिश्वत ही मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। लिखा है सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता समय के साथ जो है विकसित हुई है और 1930 के दशक में सिविल सेवकों के लिए क्या करे या क्या ना करे वाले जो है निर्देशों का एक संग्रह जारी किया गया था। ठीक है, कब 1930 की बात हो रही है कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनके लिए पूरा का पूरा कि ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उन्हें। ठीक है, और इसे जो है आचरण नियमावली कहा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा इस। अब लिखा है संथानम समिति की सिफारिश के अनुसरण में क्या है आचरण नियमावली को संशोधित और विस्तारित किया गया। ठीक है, कब संथानम समिति आती है उसके बाद, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या आज CCS आचरण नियम 1964 का पालन किया जा रहा है और ये नियम जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्देशों की संचालित शक्ति है। और इसमें लिखा है कानूनी ढांचे में नए आयामों की शुरुआत के आधार पर 1964 के संस्करण के बाद से आचार नियमों में संशोधन किया गया है। ठीक है, कब के बाद गाइस यहाँ इसके बाद से। ठीक है, अब लिखा है कुछ उल्लेखनीय मतलब इसके आधार पर क्या है शुरुआत के आधार पर क्या है जो संस्करण है 1964 के जो संस्करण है उसके बाद। ठीक है, अब कुछ उल्लेखनीय जो समावेशन में शिष्टाचार का पालन करना, दहेज मांगने स्वीकार करने पर रोक लगाने। ठीक है, और क्या महिला कर्मचारियों के जो यौन उत्पीड़न हो रहे हैं उस पर रोक लगाना। इसमें क्या विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के मद्देनजर यहाँ विशाखा मामला हुआ था उसके बाद से ये वाला पॉइंट आ गया था। और क्या है हाल ही में क्या है 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको घरेलू नौकर के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाने की आवश्यकता शामिल, यानी बाल श्रम निषेध अधिनियम में संशोधन में के मद्देनजर। फिर लिखा है ये सतत प्रक्रिया जो है सरकारी कर्मचारियों से समाज में बदलती अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आचरण नियम सामान्य व्यवहार के कुछ मानदंडों को निर्धारित करते हैं जैसे ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति क्या है पूर्ण समर्पण बनाए रखना और एक सरकारी कर्मचारी का अशोभनीय आचरण में शामिल नहीं होना। ये उल्लेख करने की आवश्यकता है कि भारत में सिविल सेवकों के लिए कोई आचार नीति निर्धारित नहीं है, जबकि ऐसी जो संहिता है वो अन्य देशों में मौजूद है। मतलब अभी इसने कहा कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हालांकि हमें इस बात की सराहना करने की आवश्यकता है कि हमारी सिविल सेवा प्रणाली में संतुलित दृष्टिकोण की परंपरा है। ठीक है, नहीं है फिर भी संतुलित दृष्टिकोण है भारत की सिविल सेवा प्रणाली में। अब लिखा है कि सिविल सेवकों के लिए निर्धारित आचरण संहिता काफी व्यापक है और एक निवारक के रूप में कार्य करती है, लेकिन फिर भी अपेक्षित व्यवहार के मानदंडों से विचलन के मामले सामने आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ सामने ही नहीं आया। ठीक है, ये भी उल्लेख किया जा सकता है कि जो विचलन विभिन्न तंत्रों के माध्यम से देखे जाते हैं और CCA नियमों के बड़े और मामूली दंड का जो है प्रावधान है। हालांकि सिविल सेवकों की तो लिखा है सिविल सेवकों की जवाबदेही और जो आपकी सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए तंत्र प्रदान किए गए हैं, लेकिन तर्क दिया जाता है कि दंड देने की जो पूरी प्रक्रिया है बहुत क्या है उबाऊ है और समय लेने वाली है। कि इन्हें कहा कि अगर सिविल सेवकों से कोई गलती या कुछ उन्होंने गलत किया हो तो गाइस उनके लिए जो दंड देने की प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा बहुत समय लेने वाली है और अधिकतर तो ऐसा होता है कि दंड मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रियात्मक मुद्दे को जो है प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित करके जो है अधिक महत्वपूर्ण रूप से निगरानी से
जो है निपटाया जा सकता है। तो मतलब इन्होंने कहा कि भैया जो जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसकी एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या है एक टाइम पे ख़त्म हो जाए, और जो भी आपको दंड दिया जाना है, मतलब सिविल सेवकों को अगर उन्होंने कोई गलती करी तो वो समय से हो जाए। मतलब ये ऐसा ना हो बहुत उबाऊ और बहुत समय लेने वाली हो जाए और बाद में क्या मिले, कुछ भी ना मिले। तो ऐसा ना हो, तो इन सब से बचा जाए। तो गाइस अब हम क्या करते हैं ना, अभी हमने जो पीछे एक छोड़ा है थोड़ा सा एक बॉक्स में, उसको एक बार कवर करते हैं, फिर खंड 2 करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक जो थोड़ा सा बॉक्स हमने छोड़ा था, जैसे इसमें लिखा है भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की बात। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की जो परिकल्पना है उसकी बात करिए। जैसे इसमें क्या है, इसमें लिखा है पहला पॉइंट कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा अपनी अन्य बातों के साथ साथ अपनी कानूनी प्रणाली के मूल सिद्धांतों के अनुसार अपने सरकारी अधिकारियों के बीच सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जिम्मेदारी को बढ़ावा देना होगा, ठीक है, एक चीज। दूसरा इसने कहा कि जो सार्वजनिक कार्यों के सही, सम्मानजनक और उचित जो है प्रदर्शन के लिए आचार संहिता या मानक स्थापित करना होगा, ठीक है। ये भी हर देश के लिए कहा गया है इसमें, ठीक है। और लिखा है सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा जो है भ्रष्टाचार के कृत्यों की उपयुक्त जो है प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए उपाय करना और प्रणालियों की स्थापना करना, ये एक पॉइंट लिखा है। फिर लिखा है सार्वजनिक जो अधिकारी हैं अपनी उन बाहरी गतिविधियों, रोजगार, निवेश, संपत्ति, उपहार, लाभों के बारे में घोषणा कर सके जिससे सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में उनके कार्यों में हितों का टकराव हो सकता है। मतलब उन्हें अपने बारे में सारी चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए, और इसके लिए क्या है आवश्यक उपायों की घोषणा और प्रणालियों की स्थापना करना। फिर लिखा है स्थापित संहिता या मानकों का उल्लंघन करने वाले सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई करना, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नोलन समिति। तो सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत लिखे हैं इन्होंने, ये क्या क्या होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट में या एक मंत्री में, अधिकारी में, क्या। इसमें लिखा है निस्वार्थ हो बंदा, ठीक है। सत्यनिष्ठता होनी चाहिए, इनमें निष्पक्षता होनी चाहिए, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व, ये प्रशासन, शासन, इन सब में चीजें होनी चाहिए, सिविल सेवकों में होनी चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है कि स्पेन की जो सुशासन संहिता उसके बारे में। तो लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, यहाँ लिखा है कि संहिता में विकसित नैतिकता और अच्छे आचरण के सिद्धांत, यानी कि निष्पक्षता, सत्यनिष्ठता, तटस्थता, जिम्मेदारी, विश्वसनीयता, आपका निष्पक्षता और यहाँ गोपनीयता है। फिर है जन सेवा के प्रति समर्पण होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, अनुकरणीय आचरण होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, पहुंच, दक्षता, ईमानदारी, और संस्कृति और पर्यावरण तथा स्त्री पुरुष समान जो है समानता को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें। चलिए अब हम खंड खा देखते हैं क्या था। तो गाइस यहाँ खंड खा में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, ठीक है। तो इसमें लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प को मंजूरी दी और संकल्प के अनुच्छेद 8 में सार्वजनिक अधिकारियों के लिए आचरण संहिता का उल्लेख किया। तो ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में क्या है मानकों पर समिति, और उसे जो है नोलान समिति, वही जो अभी हमने देखा नोलन समिति के नाम से जाना जाता है, और ने सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांतों को रेखांकित किया है। और स्पेन में सुशासन की संहिता की परिकल्पना है, ठीक है। किसके सुशासन, ठीक है। अब भारत में भी है गाइस, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जिसके तहत सरकार के सदस्य और सामान्य राज्य प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी निर्धारित सिद्धांत का पालन करते हुए संविधान और बाकी कानून प्रणाली के अनुसार अपनी गतिविधियों को अंजाम देंगे, ठीक है। हर चीज का पालन करते हुए आगे बढ़ी, और इन्हें क्या है नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं गाइस क्या है लिखा है, समय समय पर संशोधित आपका CCS आचरण संहिता 1964 को ध्यान से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है, क्या पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा या ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में मानकों पर समिति या स्पेन में सुशासन की जो संहिता है उसमें उल्लिखित अधिकांश जो सिद्धांत है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष रूप से उनमें निहित है। मतलब जितने भी सिद्धांत है इसमें है, निहित है। हालांकि इस बात पर भी जोर देने की आवश्यकता है कि सही आचरण के मानदंडों को केवल कानून और
के कठोर प्रवर्तन के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। और क्या है, दृष्टिकोण में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इसने कहा कि भैया ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कानून भी मतलब कानून वानून की हेल्प से ही ये सारी चीज़ें करें। भैया आपके अंदर भी खुद से ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ये सोच आपकी होनी चाहिए, ये आचरण आपका होना चाहिए, ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कानून बनाया तभी आप ये सारे काम करो, अदरवाइज नहीं करो। ठीक है। खंड खा में इसने लिखा है कि जो संस्थागत और जो है विधायी ढांचा की बात करते हैं। लिखा है शासन की कुशल और प्रभावी प्रणाली के लिए शासन में ईमानदारी नितांत आवश्यक है। ठीक है, ईमानदारी होनी चाहिए। नैतिकता और सत्यनिष्ठता को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। उन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है। फिर लिखा है संविधान के कामकाज की जो है समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा 2001 में प्रशासन में ईमानदारी पर जारी परामर्श पत्र में कई विधायी और संस्थागत मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। और जैसे आपका है बेनामी लेन देन अधिनियम की धारा 5 को लागू करने की आवश्यकता है। एक दूसरा, लोक सेवकों की अवैध रूप से जो अर्जित संपत्ति है उसकी जब्ती प्रावधान करने वाले जो है कानून की आवश्यकता है। तीसरा, जनहित प्रकटीकरण कानून का अधिनियमन होना चाहिए। सूचना की स्वतंत्रता कानून का अधिनियमन होना चाहिए। ठीक है। अब लिखा है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है आपका CVC कानून के अलावा जो है आपका लोकपाल विधेयक को जो है अधिनियमित करने को आवश्यकता। ठीक है। और इसमें लिखा है आपराधिक न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आप अपने दिमाग में याद रखिए। ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप ऐसे लिख रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है सुशासन विश्वास और भरोसे पर टिका होता है और शासन में ईमानदारी से सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठता सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। फिर लिखा भारत में हमारे पास ईमानदारी से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए एक व्यापक विधायी और संस्थागत ढांचा है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो वैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका संस्थागत और कानूनी ढांचे की बात करते हैं। हमारे पास CVC है और अच्छा संस्थाएं यहाँ लिखी हैं, कानून यहाँ लिखे हैं, तो हमारे पास CVC है, CBI है, CAG है, हमारे पास लोकपाल लोकायुक्त है। ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी और ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटी में पढ़ने को भी मिलेंगी। सारी टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत भी देखें तो इसमें सबके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम कानून की बात करते हैं तो बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम है, जैसे हमारे पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, भारतीय दंड संहिता और आपराधिक दंड संहिता, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। चलिए लिखा है उपरोक्त ढांचा काफ़ी व्यापक है और फिर भी अन्य देशों की तरह हमारे पास सरकारी अधिकारियों के लिए आचार संहिता और जो आपका विसल ब्लोवर संरक्षण अधिनियम आदि जैसे कानून नहीं है। तो गाइस तो ये चीज़ें नहीं है हमारे पास, मतलब हालांकि इसकी बात होती रहती है। ठीक है। अब लिखा है एक समाज के रूप में हमें जो है निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जो है आकांक्षा रखेंगे। ठीक है। लिखा है मौजूदा मजबूत ढांचे के बावजूद व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। मौजूदा तंत्र के अलावा विभिन्न कार्यों में इस प्रकार जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है गाइस, किस प्रकार देखिए तो पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है। कहते कार्य स्वतंत्रता को कम से कम कर दे। अब इसमें लिखा है शासन के सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग करा जाए, यानी कि अब IT की तरफ मूव किया जाएगा। इस मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो आपको मूव करना पड़ेगा। इससे क्या है, आप भ्रष्टाचार से बच सकते हैं, पारदर्शिता आ सकती है, जवाबदेहिता आ सकती है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें यहाँ मूव करना पड़ेगा। लिखा है आपकी सेवाओं और संबंधित गतिविधियों के प्रतिपादन के लिए स्पष्ट समय सीमा के साथ साथ उन्हें जो है प्रदान करने की जिम्मेदारी निश्चित करने के साथ नागरिक चार्टर को अधिक विस्तृत बनाना और इसके अलावा नागरिक चार्टर के अनुपालन पर एक क्या है मासिक रिपोर्ट संगठन की वेबसाइट पर डाली जा सकती है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे पास प्रत्येक श्रेणी में सफलता की कहानी है। तो कुछ
प्रवेश श्रेणी के पदों पर क्या है साक्षात्कार को समाप्त करने के सरकार के हालिया निर्देशों ने जो है चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। एक, रेलवे द्वारा यात्री टिकट की बुकिंग के लिए और नगर निकायों द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और संपत्ति कर के भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के उदाहरण क्या है, सर्वविदित है ये सारी चीजें। हम निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो गाइस यहाँ लिखा है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी समाज का हिस्सा है और किसी हद तक वे भी सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होते हैं और साथ ही शासन संरचना का हिस्सा होने के नाते उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए और हर समय निष्कपट दिखाना चाहिए, लिखा सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी और संस्थागत तंत्र विद्यमान है। लोगों को देश के कानूनों का पालन करने के लिए प्रेरित करके तथा साथ ही अपराधियों को बहुत कठोर दंड देकर उन्हें इसे अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ लिखा है छोटा सा, इसमें लिखा है हम अपने बच्चों से ईमानदारी से कह सकते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और इससे पहले हमें दुनिया को ईमानदार बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं गाइस इसी में। दोस्तों अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सामाजिक बदलाव के लिए लोक प्रशासन। तो गैस ये जो बुक है ना अभी योजना का ये वाला जो अंक है हमारा अगस्त का, इसमें लोक प्रशासन के बारे में ज़्यादा ही मतलब इसमें ये इसी पे बेस्ड है ये वाली जो इस मंथ की मैगजीन है। इसमें लिखा है केंद्र सरकार ने ई शासन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, लेकिन केंद्र, राज्य, जिला, स्थानीय शासन के बीच जो है अंतर संचालकता से संबंधित जटिलताएं अब भी मौजूद हैं। ठीक है, मौजूदा समय में भारत के सामने अंतर संचालकता एक, अवसंरचना दूसरा, डिजिटल विभाजन तीसरा, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौती है। मतलब ठीक है, भारत के सामने ये सारी चुनौतियां हैं और वह इससे निपटने तथा नागरिकों के नजरिए से सेवा प्रदाता प्रणाली की समग्र प्रतिभाशालिता विकसित करने के लिए नए कदम उठा रहा है और देश शहरी और ग्रामीण ई शासन अवसंरचनाओं के बीच अंतर को मिटाने की कोशिश में जुटा हुआ है। क्या देश? ठीक है, चलिए ये देखें क्या लिखा है इसमें लिखा है ई शासन आधुनिक युग में एक सफल सरकार के लिए जो है अपरिहार्य जरूरत बन गया है और सरकारों को संयोजक और सेवा प्रदाता होने के नाते अपने नागरिकों की मांग को पूरा करने के लिए सूचना और जो है आपका संचार प्रौद्योगिकी अपनाने की दरकार होती है। मतलब अब जो है सरकार को मूव करना चाहिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की तरफ। अगर आपको सारी सुविधाएं अपने नागरिकों को देनी है तो आसानी से देनी है और सही तरीके से देनी। तो लेकिन मौजूदा समय में प्रभावी और कुशल सरकार के लिए सरल, नैतिक, जवाबदेह, जिम्मेदार और पारदर्शी शासन जरूरी हो गया है। मतलब जो बोलते हैं ना ई गवर्नेंस, तो हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस को सुशासन। आई डोंट नो। चलिए यहाँ लिखा है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने जो है 1970 के दशक में ई शासन, देखिए ई गवर्नेंस या ई शासन ये हिंदी में बोल दिया हमने, तो ई शासन को अपनाना शुरू किया है और उसने बदलाव को तेजी से अपनाते हुए अच्छी शासन नीति की और जो है त्वरित गति की है। ठीक है, अब ई शासन का मकसद क्या है? देखिए मकसद सरकार के नागरिकों और व्यावसायिक उद्यमों के साथ संवाद और क्या है एजेंसियों के दरमियान संबंधों को सुविधाजनक, पारदर्शी, मैत्रीपूर्ण, प्रभावी, किफायती बनाना है। ये सरकार के दायित्व हैं जो उन्हें करने चाहिए नागरिकों के प्रति या जो आपके व्यवसाय हैं उनके प्रति, राइट, ये व्यावसायिक उद्यम है उनके प्रति। फिर लिखा है गार्टनर ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल के अनुसार ई शासन के 4 चरण है। क्या चरण है? सूचना, संवाद, व्यवहार और बदलाव। ये सारी चीजें होनी चाहिए गाइज। ठीक है, और फिर लिखा है कि ई शासन आधुनिक युग में किसी लोकतांत्रिक देश को जनता की उम्मीदों पर खरा उतारने में जो है मदद करता है। ठीक है, अब लिखा है संयुक्त राष्ट्र ई शासन सर्वेक्षण 2008 में क्या लिखा है आपका गार्डनर ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल को विस्तार देते हुए उसमें 5वें चरण क्या है आपका जनोन्मुख सरकार को भी शामिल किया गया। अभी तक कितने 4 चरण की बात कही थी, ये हो गई आपका पांचवा चरण।
जन उन्मुख सरकार। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है, इसमें 5वें चरण में सरकार को खुद को नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप काम करने वाले संयोजक मंच में तब्दील करना होगा। मतलब कि क्या नागरिकों की जरूरत है, सरकार को पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए वे निम्नलिखित विशेषताओं को अपनाकर जो है समेकित बैक ऑफिस अवसंरचना जो है विकसित करेगी। अब लिखा है यहाँ पे क्षैतिज संयोजन, तो सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए प्लेटफॉर्म की स्थापना। ठीक है, किसके बीच तालमेल के लिए गई, सरकारी एजेंसियां जितनी भी होती हैं उसके बीच आपका तालमेल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इसमें लिखा है ऊर्ध्व उधर संयोजन, ये आपका था क्षैतिज संयोजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऊर्ध्व संयोजन, मतलब केंद्र और राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच तालमेल के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। पहले हमने कहा सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए, यहाँ हमने कहा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन, इनके बीच तालमेल के लिए, तो ये उधर संयोजन है। फिर हम बात करेंगे, जैसे इसमें लिखा है अवसंरचना संयोजन, तो इसमें लिखा है अंतर संचालकता से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए संयोजक प्लेटफॉर्म की स्थापना। गाइस यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ये देखते हैं क्या है। ई शासन के लक्ष्य क्या क्या है। ठीक है, ये लक्ष्य कह लीजिए, एम है, क्या है। देखिए इसमें एक लिखा है कि नागरिकों की सेवाओं की बेहतर डिलीवरी, मतलब जो भी सेवाएं हैं नागरिकों को तक जो है आसानी से सही तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, और सभी तक पहुंचे। दूसरा, पारदर्शिता जवाबदेहिता का विकास, मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज प्रशासन की या सरकार की छुपी ना रहे, पारदर्शिता रहे। और अगर आप कहीं कुछ परेशान है या आप सरकार से जवाब चाहते हैं, या सरकार को हर बात की जो है, हर बात के बारे में जो है नागरिकों को बताना चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो। फिर लिखा है व्यवसाय और जो उद्योग है उनके साथ क्या है, इंटरफेस में सुधार। ठीक है, फिर लिखा है सरकार के अंदर क्या है, कार्यकुशलता में सुधार होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है सूचना के जरिए नागरिकों का सशक्तिकरण होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छा सा गाइस ये चार्ट है ना, अगर आप इसको भी इतना लिखते हैं ना, अगर मेंस के आंसर राइटिंग में, ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा है, शॉर्ट में लिखा हुआ चार्ट है, बहुत मेहनत भी नहीं करनी है, अच्छा लिखा हुआ है और बहुत दूर से दिखेगा सब कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जो सरकार और हितधारकों के बीच संबंध और हितधारकों के मध्य आपसी तालमेल, जैसे सरकार, निजी क्षेत्र, उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठन हो गए, नागरिक जो संस्थाएं हो गई, इन इत्यादि के बीच जो है तालमेल के लिए प्लेटफॉर्म की स्थापना हो। ठीक है, फिर लिखा है भारत सरकार ने ई शासन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, लेकिन केंद्र और राज्य, जिला और स्थानीय शासन के बीच अंतर संचालकता के संबंधित जटिलताएं अब भी मौजूद है। मतलब ये जो है ना, ऊपर सबसे ऊपर केंद्र हो गया, फिर राज्य, जिला, देन स्थानीय शासन के बीच अंतर संचालकता अभी भी हम बना नहीं पा रहे हैं सही से। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मामलों के विभाग के ई शासन सर्वेक्षण 2020 में भारत को 100वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो क्या गया, ई शासन सर्वेक्षण 2020 में कौन सा स्थान है, भारत का 100वां। तो इस ई शासन विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान 2016 में 107 था, 2014 में गई क्या था, 118 था, और 2018 में 96 था, और 2016 और 18 के बीच भारत ने 22 स्थानों की छलांग लगाई है। लेकिन तो गैस लिखा है कि इस तरह जो है 2016 और 2018 के बीच भारत ने 22 स्थानों की छलांग लगाई है, लेकिन 2020 में वे 4 पायदान खिसककर बोलीविया 97 और ईरान 89 से भी क्या है आपका नीचे, यानी कि 100वें स्थान पर पहुंच गया। और ई भागीदारी में भारत जो है 2020 में 29वें स्थान पर रहा, और वे 2018 में क्या है, इसमें 14 पायदान ऊपर, यानी कि 15वें स्थान पर था 2018 में। ठीक है, अब लिखा है मानव पूंजी सूचकांक में भारत ने अपनी जो स्थिति है उसको बरकरार रखा है, मगर ऑनलाइन सेवा और जो दूरसंचार अवसंरचनाओं के सूचकांकों में वह फिसल गया है। ठीक है, अब लिखा है मौजूदा समय में भारत के सामने जो है आपका अंतर संचालकता एक
अवसंरचना, दूसरा डिजिटल विभाग, तीसरा कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौतियां हैं ये भारत के सामने, और वह इससे निपटने तथा नागरिकों के नजरिए से सेवा प्रदाता प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता विकसित करने के लिए नए कदम उठा रहा है। कौन? भारत। तो देश शहरी और ग्रामीण ई शासन जो अवसंरचना है उसके बीच अंतर को मिटाने की कोशिश में जुटा हुआ है। भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राष्ट्रीय ई शासन सेवा जो है आपूर्ति आकलन फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि केंद्र सरकार के स्थानीय शासन के स्तर तक विभिन्न सरकारी विभागों की ई शासन पहल कदमियों की प्रभावशालिता का आकलन करना। कहाँ पे गए? आपका जो आपका तो इसमें आगे लिखा है NESDA का ऑनलाइन सेवा सूचकांक वास्तव में UNDESA के ई शासन सर्वेक्षण पर आधारित है, और इसके पीछे उद्देश्य भारतीय ई शासन के ढांचे को विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है, और भारत सरकार की ई शासन पहल कदमियों के प्रमुख मूल अवसंरचनात्मक घटकों में राज्य डेटा केंद्र, राज्य व्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क, सार्वजनिक सेवा केंद्र, राष्ट्रीय ई शासन सेवा प्रदाता गेटवे, राज्य ई शासन सेवा प्रदाता गेटवे और मोबाइल ई शासन सेवा प्रदाता गेटवे जैसे आपका मिडिल वेयर गेटवे, त्वरित आकलन प्रणाली, आधार डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है आपका उमंग राष्ट्रीय भू सूचना विज्ञान केंद्र, फिर है कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली हो गया आपका, ओपन फोर्स हो गया आपका, फिर लिखा है ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली है, डिजिटल लॉकर हो गया आपका, फिर है ओपन डेटा, शासकीय खरीद शासन ई बाजार, फिर है आपका GI क्लाउड, इताल, फिर है आर्काइव इत्यादि। ये सारी चीजें क्या है? शामिल है। अब गाइस आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा है बायोमेट्रिक पहचान योजना आधार ने जो है ई शासन में डिजिटल क्रांति ला दी है। किसने? आधार ने। ठीक है, अब इसके तहत सरकार ने भारतीयों को 12 अंक का विशिष्ट पहचान जो है संख्या जारी की है। तो मतलब जो आधार में होता है ना वो 12 अंक का ही तो होता है, 4 बार 3 बार लिखा होता है, चार जो क्या होते हैं नंबर्स 3 बार लिखे होते हैं, शायद 3 या 4 बार, हाँ 3 बार होते हैं गाइस। तो प्रधानमंत्री जन आयोग जन धन योजना हो गई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण मतलब मनरेगा हो गया आपका, फिर आपका गाइस खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई आपकी, फिर लिखा है गरीबी उन्मूलन कल्याण से संबंधित कई अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं में इस संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? गाइस आधार का। ठीक है, अब लिखा है राष्ट्रीय ई शासन योजना की बात करते हैं तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक सेवा डिलीवरी केंद्र के जरिए सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए उसके इलाके में ही उपलब्ध कराना है। ठीक है, जितनी भी सेवाएं हैं इंसान को जो भी बंदा है उसको वो जहाँ रह रहा है वहाँ पे ही उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, उसे ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इधर उधर भागना ना पड़े। तो इस योजना के तहत सामान्य नागरिकों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए इन सेवाओं को किफ़ायती रखने और क्या है कुशलता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता ठीक है सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाए। तो मतलब लोगों के लिए चीज़ें आसान कर दी जाए। फिर लिखा है आपका NEGP के सफल क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित आपकी रणनीति, दृष्टिकोण और तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। क्या क्या अपनाए जा रहे हैं? लाइक स्वान SDC हो गया आपका, CSC हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक सेवा डिलीवरी गेटवे जैसे जो है सार्वजनिक समर्थन अवसंरचनाएं हो गई। फिर लिखा है कि NEGP के क्रियान्वयन की निगरानी और उसमें तालमेल के लिए समुचित शासन प्रणाली का विकास हो गया। केंद्रीकृत योजना केंद्रित क्रियान्वयन हो गया। सरकार निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी हो गई आपकी। समग्रता के तत्व हो गए। यहाँ पे एक छोटा सा है, इसको भी देख। इसमें लिखा है तो इसमें लिखा है गार्डनर ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल के अनुसार ई शासन के 4 चरण है। क्या? सूचना, संवाद, व्यवहार और आपका बदलाव। और ई शासन आधुनिक युग में क्या है किसी लोकतांत्रिक देश को जनता की उम्मीदों पर जो है खरा उतरने में मदद करता है। तो हो गया इसका। चलिए इसके आगे देखते हैं गाइस क्या है।
तो इसमें और भी पॉइंट्स है, जैसे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर कार्यक्रम का दिशा निर्देश होगा। विभिन्न मंत्रालय राज्य सरकारों द्वारा आपका NEGP के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता मुहैया कराने की जो आपका DIT की सहायक भूमिका हो गई। मिशन के तहत जो है चलाई जा रही परियोजनाओं पर मंत्रालय का स्वामित्व हो गया। ठीक है गाइस, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास एक चार्ट है, उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारत में शासन का विकास यात्रा, मतलब भारत में जो गवर्नेंस चल रहा है उसकी किस हिसाब से धीरे धीरे करके हम यहाँ तक पहुँचे। तो इसमें लिखा है 1970 में भारत सरकार ने जो है इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना करी। तो गाइस प्रशासन के लिए आपका हर चीज़ जो है डिजिटलाइज होना ये बहुत जरूरी है, कंप्यूटराइज होना ये जरूरी। तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई, जो तब नहीं कह सकते लेकिन अब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। ठीक है, हम डिजिटल वर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर लिखा है 1977 में क्या होता है, आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना होती है। 1987 में क्या होता है, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, निकनेट की मतलब शुरू किया गया। फिर 1980 में क्या होता है गाइस, तो 1980 में क्या होता है, निकनेट को राज्य की राजधानी के जरिए सभी जिला मुख्यालयों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर 1999 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन हो जाता है। 2000 में शासन के लिए 12 सूत्रीय न्यूनतम जो है आपका एजेंडा तैयार होता है। 2006 में क्या होता है, राष्ट्रीय शासन योजना शुरू, और इसमें क्या है, मिशन की तरह चलाई जा रही 27 परियोजनाओं और क्या है 8 घटक शामिल हैं। फिर आपका 1909 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय शासन जो प्रभाग है उसका गठन किया, और यह डिजिटल इंडिया निगम के तहत क्या है, स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग है। और 2011 में मिशन की तरह चलाई जा रही परियोजनाओं की संख्या 27 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 31 कर दी गई है। और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और क्या है, डाक से जुड़ी 4 परियोजनाओं को शामिल किया गया। फिर इसमें लिखा है 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये सारा है हमारा शासन की तरफ हमने विकास कैसे कैसे धीरे धीरे किया है, हम यहाँ तक कैसे कैसे पहुंचे, क्या क्या ला के। अब लिखा है मिशन के तौर पर चलाई जा रही परियोजना। तो इसमें लिखा है NEGP में क्या है 31 जो है MMP शामिल थे, और इसमें क्या है 11 केंद्रीय और 13 जो है राज्य की, और 7 समेकित परियोजनाएं और 8 घटक हैं। फिर MMP जो है आपका स्पष्ट उद्देश्य, इसका क्या MMP स्पष्ट उद्देश्यों, दायरों, क्रियान्वयन की समय सीमा और उपलब्धियों के साथ जो है शासन के किसी एक पहलू पर केंद्रित होती है, और इसके नतीजे सेवा स्तर मापनीय होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स में लिखा है इसके केंद्रीय MMP, तो बैंकिंग हो गया, केंद्रीय उत्पाद और आयात शुल्क हो गया, आयकर हो गया, बीमा है MCA 21, पासपोर्ट हो गया, आव्रजन हो गया, वीज़ा है आपका, विदेशी पंजीकरण एंड क्या ट्रैकिंग हो गया, पेंशन है, कार्यालय हो गया, डाक एंड UID हो गया। ठीक है, फिर लिखा है राज्य MMP की बात करते हैं तो कृषि है, वाणिज्य है आपका, कर, जिला नियोजन कार्यालय, भूमि रिकॉर्ड हो गया आपका, पंचायत है, पुलिस, सड़क परिवहन, कोषागार हो गया, कंप्यूटरीकरण है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य। समेकित MMP की बात करें तो आपका क्या है, CSC हो गया आपका, विज हो गया, अदालत, खरीद, व्यापार के लिए क्या है, EDI हो गया, और यहाँ पे राष्ट्रीय शासन सेवा डिलीवरी गेटवे और भारत पोर्टल, ये सारी चीज़ हो गई। अब लिखा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं गाइस, जो ये हमारी परियोजना है। अब का लिखा है कि डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत है 2015 में की गई। इसके तहत डिजिटल अवसंरचना में निवेश और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर ऑनलाइन सेवाओं के प्रावधानों के वितरण के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच खाई पाटने की क्या है कोशिश की जा रही है। और इस कार्यक्रम का जो है मकसद भारत का डिजिटल तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित जो है अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। और इसके तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जैसे हर नागरिक के लिए
मुख्य उपयोग के तौर पर डिजिटल अवसंरचना होगी, दूसरा है मांग पर शासन और सेवाएं हो गई, और फिर है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण हो गया। फिर लिखा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दायरे में सरकार के कई मंत्रालय और विभाग आते हैं, और इस कार्यक्रम के पूरे तालमेल का जो जिम्मा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास है, तो ये याद रखिएगा गाइस। फिर लिखा इसमें विकास के इन 9 स्तरों पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे कि ब्रॉडबैंड हाईवे हो गया आपका, फिर दूसरा है सबके लिए मोबाइल कनेक्टिविटी हो गया, फिर है सार्वजनिक, अभी आके गए ये देख लेंगे हम, फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते हैं। तो तीसरा है आपका सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम हो गया, फिर आपका ई शासन हो गया, प्रौद्योगिकी के जरिए सरकार में सुधार हो गया, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो गया, सबके लिए सूचना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण है आपका, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शीघ्र लाभ कार्यक्रम हो गए। फिर आपके है इन सभी क्षेत्रों के उपघटक, मतलब इन सभी क्षेत्रों के उपघटक हैं, और इसका संबंध क्या है अनेक मंत्रालय और जो है विभागों से है। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय ई शासन जो प्रभाग है वो सूचना मुख्य सूचना अधिकारियों के लिए ई शासन नेतृत्व कार्यक्रम चला रहा है, और यह नीति और कार्यक्रम स्तर के उन अधिकारियों के लिए है जो केंद्र और राज्य के मंत्रालय और विभागों में ई शासन परियोजना और पहल कदमियों से जुड़े हैं। ठीक है, और इन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, संबंधित मंत्रालय में ई शासन चैंपियनों को तैयार करना है। ठीक है, इससे सरकार के सभी स्तरों पर ई शासन पहल कदमियों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। तो गाइस एक बार वापस चलते हैं और देखते हैं हमने यहाँ क्या छोड़ा। यहाँ लिखा है ई कोड सार्वजनिक मोबाइल ऐप आसान और सुलभ बन रही भारत में न्याय डिलीवरी प्रणाली, तो बहुत ही अच्छा है गाइस ये भी। इसमें लिखा है न्यायपालिका के सदस्यों अधिवक्ताओं, फिर है वादियों, पुलिसकर्मियों, सरकारी एजेंसियों या अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी मोबाइल ऐप है ये। और इसमें लिखा है मामले की स्थिति, मामले की जो आपकी सूचियों और न्यायालय के आदेशों को देखें। और फिर लिखा है कि आपने जो है मामले की विस्तृत जानकारी कभी भी और कहीं भी पाने के लिए ई कोड सार्वजनिक मोबाइल ऐप जो है डाउनलोड करें। चलिए गाइस इसमें आगे क्या पॉइंट है, इसमें लिखा है राष्ट्रीय ई शासन सेवा डिलीवरी आकलन। ठीक है, यानी कि NESDA। ठीक है, राष्ट्रीय ई शासन सेवा डिलीवरी आकलन। तो इसमें लिखा है इसका जो है मकसद क्या है, राज्य और केंद्र के स्तर पर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के जो रोजमर्रा के कामकाज ई शासन फ्रेमवर्क के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, जो भी काम करते हैं उसमें किस चीज़ का उपयोग होना चाहिए, ई शासन फ्रेमवर्क का उपयोग है, उसको बढ़ावा देना है। नीति निर्माण में नागरिकों और व्यवसायों की ई भागीदारी को प्रोत्साहन देना है, और जो भी नागरिक या व्यवसाय ई भागीदारी पे प्रोत्साहन। ठीक है, फिर है संयुक्त राष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत को मदद करना, और फिर डिजिटल खाई को पाट कर देश में आबादी के सभी स्तरों पर सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी इसके अन्य उद्देश्य हैं। तो गाइस ये बहुत सिंपल सा है, और इसके जरिए क्या है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना में क्षमता निर्माण से नवाचारी और उन्नत सार्वजनिक सेवा डिलीवरी के विकास का जो है प्रयास किया जा रहा है। ये केंद्र से लेकर स्थानीय स्वशासन तक शासन के हर स्तर पर सभी ई सेवाओं के लिए एक आसान और एकल प्रवेश बिंदु के विकास में सहायक है। यहाँ लिखा है NESDA के तहत जो है आकलन के मानदंडों में अभिगम्यता, उपयोग में आसानी, प्रयोजन, सेवा की डिलीवरी, समेकित सेवा डिलीवरी, जो है सामग्री उपलब्धता होगी, सूचना सुरक्षा और निजता, स्थिति और अनुरोध की आपकी ट्रैकिंग शामिल है। अब यहाँ पे लिखा है गाइस ई शासन और कोविड-19 की वैश्विक महामारी। यहाँ पे लिखा है मौजूदा वैश्विक महामारी के दौर में संचार, नेतृत्व, नीति निर्माताओं, प्रशासन और समाज के बीच तालमेल के जरूरी तत्व के रूप में ई शासन की केंद्रीय भूमिका रही है। कैसे रही है गाइस, ई शासन की पहल कदमियों के जरिए स्थापित डिजिटल प्रौद्योगिकी ज्ञान के आदान प्रदान, सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने, नागरिकों को पारदर्शी दिशा निर्देश मुहैया कराने की महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। ई शासन कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं के ज़्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और अंतर प्रचालनीय ढंग से प्रसार के लिए महत्वपूर्ण ICT औजार बन गया है। कोविड-19 मामलों के ऑनलाइन आंकड़ों, लॉकडाउन के दिशा निर्देश,
यात्रा प्रबंधन, अस्पतालों में खाली बिस्तर का पता लगाना, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने तथा वित्तीय सहायता तथा राहत के वितरण इत्यादि से संबंधित काम ई शासन अवसंरचना के माध्यम से ही किए गए। और फिर लिखा है जनधन, आधार मोबाइल डिलीवरी प्रणाली, वैश्विक महामारी के दौरान जन साधारण की मदद के लिए नकद भुगतान हो गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों की आपूर्ति हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत सामग्री के वितरण का मुख्य वाहक बन गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कब देखी थी गाइस, जब ये आपका कोविड-19 चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था तब। आरोग्य सेतु तथा कोविड ऐप कोविड मरीजों का पता लगाने, टीकाकरण के प्रबंधन में नागरिकों और सरकार की मदद करने के ई शासन के मुख्य साधन है। फिर लिखा है आप अस्पतालों में भीड़ भाड़ को घटाने के लिए ई चिकित्सक टेली वीडियो परामर्श सुविधा शुरू की गई। मतलब कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के थ्रू भी जानकारी ले सकते थे। तेज प्रक्रिया और संकट का अनुमान लगाने के लिए स्मार्ट सिटी की अवसंरचना का उपयोग किया गया। अब लिखा है पिंपरी चिंचवाड़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2015 में समेकित सार्वजनिक नियंत्रण केंद्र की शुरुआत की गई है। इसमें कोविड-19 नियंत्रण केंद्रों में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, अब लिखा है कि इन केंद्रों में कोविड-19 से निपटने के काम में जो है रियल टाइम डैशबोर्डों और वीडियो मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया। अब लिखा है आपका कोविड-19 मामले का पता लगाने, खुले हुए दरवाजों की पहचान करने, अस्पतालों की क्षमता की निगरानी के लिए रियल टाइम जो आपका डैशबोर्ड है की निगरानी के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड, वीडियो मॉनिटरिंग तथा ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। और जिन शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत समेकित काम और नियंत्रण केंद्र काम कर रहे थे, इन्हें जागरूकता फैलाने, आपातकालीन सेवाओं का संचालन करने वाले प्रबंधकों के लिए आपका 24 घंटे सक्रिय केंद्र में बदल दिया गया। फिर लिखा है कोविड-19 के मामले का पता लगाने, एकांतवास की निगरानी और शहर के विभिन्न भागों के बीच क्या है तालमेल और लॉजिस्टिक्स में ऐप की प्रमुख भूमिका रही है। गाइस आगे है चुनौतियां और आगे का रास्ता। तो कोविड-19 के प्रकोप के दौरान ई शासन परियोजना के दायरे का अप्रत्याशित गति से विस्तार हुआ है, ये हम सब जानते हैं। तो इसमें अनेक नई विशेषताओं और नवाचारी ई अवसंरचना को जोड़ा गया और मौजूदा समय में ई शासन से जुड़ी भारत की आबादी को व्यक्तियों की निजी सूचना वाले विश्व के बड़े डेटाबेस में से एक माना जा सकता है। तो इसके साथ ही क्या है भारत के संवैधानिक प्रदत्त बुनियादी अधिकारों और मूल्यों के अनुरूप एक सुरक्षित, प्रभावशाली, विश्वसनीय और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण चुनौती भी पैदा हुई है। डिजिटल विभाग को घटाने के मकसद से नए तौर तरीकों को अपनाया और किसी को पीछे नहीं छोड़ने के संकल्प को पूरा करने के लिए समावेशी ई शासन को बढ़ावा देना एक अन्य चुनौती है। ठीक है, सरकार को कोविड के बाद की स्थिति में निम्नलिखित उपायों के जरिए प्रभावशाली ई शासन विकसित करने की दरकार है। लिखा है इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं कि ई शासन अवसंरचना की सरकारी विभाग एजेंसियों के बीच जो है अंतर प्रचालकता। दूसरा इसमें लिखा है समावेशी ई शासन जो ढांचा है उसका विकास ताकि कोई भी इसके दायरे से बाहर नहीं छूटना चाहिए। फिर लिखा है प्रभावशाली डेटा संरक्षण कानून और फिर है प्रशासनिक विनियमों का निर्माण। फिर है सूचना की चोरी और दुरुपयोग से बचने के लिए डाटा सुरक्षा विकास। समावेशी डिलीवरी पारिस्थितिकी बनाकर जो है डिजिटल विभाग घटाना और समावेशन के लिए है ई साक्षरता तथा ज़्यादा उपयोग के वास्ते जो है सुलभता को बढ़ाना। संवहनीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनिवार्य क्षेत्र निर्दिष्ट सेवा पर ध्यान केंद्रित करना। तो वैसे कहा सेवा डिलीवरी में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाना और समेकित सेवा डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करना। अब संदर्भ तो चलिए गाइस यहाँ पे ये खत्म होता है, ये देख लेते हैं। ई शासन की जो है पहलकदमियों के जरिए जो है स्थापित डिजिटल प्रौद्योगिकी ज्ञान के आदान प्रदान, सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नागरिकों को पारदर्शी दिशा निर्देश मुहैया कराने के महत्वपूर्ण जो स्रोत बन गई है। और ई शासन कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं के ज़्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और अंतर प्रचालनीय
ढंग से प्रसार के लिए जो है महत्वपूर्ण ICT औजार बन गया है। कोविड-19 मामले के ऑनलाइन आंकड़ों लॉकडाउन के दिशा निर्देश, यात्रा प्रतिबंधों, अस्पतालों में खाली बिस्तर का पता लगाना, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने और वित्तीय सहायता तथा राहत के वितरण इत्यादि से संबंधित काम ई शासन अवसंरचना के माध्यम से ही किए गए थे। तो मतलब ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि क्या जो कंप्यूटर मतलब जो भी है डिजिटलाइज्ड है सारी चीज़ें, इसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे हर चीज़ की जानकारी अपने मोबाइल के थ्रू ले सकते थे। मतलब डिजिटल वर्ल्ड में इतनी शक्ति है गाइज, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में आपके मोबाइल पे मिल जाती। ठीक है गाइज, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए गाइस, इस वाली वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। बाकी के जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं स्टॉप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।